पैनिक डिसऑर्डर में एक डिफ्रेंशिएट इसको एंजाइटी से करने का एक तरीका ये है कि इसका फियर रहता है, इसकी एप्रीहेंशन रहती है। मरीज को हर वक्त डर रहता है कि कहीं उसको उस तरह का अटैक ना हो जाए, क्योंकि वो लगता है कि जानलेवा अटैक है। तो इस डर की वजह से वो बहुत सारी अपनी उन जगहों को अवॉइड करने लग जाता है जहां उसका जाना ज़रूरी होता है, उसके नौकरी की वजह के लिए या उसके दूसरे नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की वजूहात के लिए। इसलिए इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरी टाइप है OCD, जिसे हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको मैं बाद में डिटेल से टेकअप करूँगी। तीसरी टाइप है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। उसमें बगैर वजह के या कुछ वजह की बिना पर फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से हर वक्त जो है थोड़ी घबराहट, थोड़ी परेशानी, मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, अगर इंटरव्यू देने जाना है तो ट्रस्ट नहीं है, फ्रेंड्स हैं तो ट्रस्ट नहीं है, ऑफिस है पता नहीं मुझसे ये असाइनमेंट होती है कि नहीं होती। इस तरह की फीलिंग इन तरह के मरीज़ों को रहती है, जो जनरलाइज किस्म की फीलिंग्स होती हैं। फिर एक स्ट्रेस है जो एंजाइटी कॉज कर सकती है। एक टाइप ऐसी है जिसमें फिजिकल इलनेसेस, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, ब्रेन डिसऑर्डर्स ये एंजाइटी कॉज कर सकते हैं। उसमें ज़रूरी होता है कि हम इस पेशेंट को देखें, कहीं इसको अंडरलाइन डायबिटीज़ तो नहीं है, कहीं इसको कोई थायराइड का या हार्मोन का प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसके अलावा स्पेसिफिक फोबियाज़ हैं, ये भी एक टाइप है एंजाइटी की कि किसी वजह से कोई ऐसा स्पेसिफिक इरेशनल फियर, फोबिया जिसकी जो रैशनल नहीं है, जो रियलिस्टिक नहीं है, उस वजह से भी एंजाइटी हो जाती है। इस पे भी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक नई किस्म है। जैसे आप देखते हैं कभी ज़लज़ला आ जाता है या कोई और नेचुरल कोई डिज़ास्टर आ जाता है या कहीं ड्रोन अटैक या कोई इस तरह वॉर आ जाती है, उसके अंदर जो लोग उसको विटनेस करते हैं इवेंट्स को, उनके अंदर भी एंजाइटी की फीलिंग आ जाती है कि वो वाक़यात उनको रिकॉल करते रहते हैं उनकी मेमोरी में, सोते हुए या जागते हुए, जो एंजाइटी की वजह बनते हैं। ये सारी टाइप्स के ऊपर थोड़ा हम बाद में फिर डिटेल में बात करेंगे। सिम्टम जो हैं सबके एक कॉमन सिम्टम है, स्वेटिंग होती है, दिल घबराता है, सांस रुकता है। लिहाजा जब सांस रुकता है तो डॉक्टर जो है वो पल्मोनोलॉजिस्ट है, सांस के डॉक्टर के पास मरीज चला जाता है, उससे डिले हो जाता है। जब उसका दिल घबराता है, जब उसको लगता है कि मुझे हार्ट अटैक होने लगा, चेस्ट सफोकेशन होती है, तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। लेकिन जब उसको लगता है कि उसको स्वेटिंग हो रही है और उसका जिस्म कांप रहा है, तो वो न्यूरोलॉजिस्ट के पास चला जाता है। इस बीमारी का हर सिम्टम एक डॉक्टर के पास मरीज को ले जाता है और सबसे आखिर में वो साइकाइट्रिस्ट के पास आता है। साइकाइट्रिस्ट के पास आते आते बाज़ दफ़ा साल लग जाते हैं। ये नहीं कि चंद महीने लग जाते हैं, कई साल भी लग जाते हैं। तो इसलिए आम तौर पे जब साइकाइट्रिस्ट इन पेशेंट को देखता है तो ये क्रॉनिक हो चुके होते हैं। क्रॉनिक का मतलब ये है कि काफ़ी उनकी बीमारी पुरानी हो चुकी है, उनका गैस्ट्रोस्कोपी हो चुकी होती है, उनकी एंजियोग्राफी हो चुकी होती है, वो बड़े इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव टेस्ट और इंफॉर्मेशन से गुजर चुके होते हैं। इसकी एंजाइटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए कि ये क्या है, पहले सारे फिज़िकल टेस्ट इस पेशेंट के करने पड़ते हैं। उसका थायराइड का टेस्ट करना पड़ता है, उसका ब्रेन के देखना पड़ता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई फिज़िकल इलनेस, ये सब्सटेंस अब्यूज़ तो नहीं करता, मतलब नशा तो नहीं करता, ये कोई ज़्यादा स्टिमुलेंट LSD वगैरह तो नहीं लेता। अगर ये पेशेंट बाज़ दफ़ा ये होता है इसको डिप्रेसिव इलनेस तो नहीं है, इसको कोई और साइकेट्री का प्रॉब्लम तो नहीं है जो इसको एंजाइटी दे सकता है, जिसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है। उसके अलावा जो भी मरीज़ नशा करेगा, जब उसको विड्रॉल होगा तो उसे एंजाइटी हो सकती है, जब उसको ज़्यादा नशा कर लेगा तो भी बाज़ दफ़ा एंजाइटी हो जाती है। और ये कोमॉर्बिडिटी जिसे हम कहते हैं, ये बहुत सारी बीमारियों के साथ एक इजहार के तौर पे भी एक ये बीमारी है। इसलिए डायग्नोसिस करने के लिए हमें ये सारी उसकी बायोकेमिस्ट्री और उसकी जो जनरल फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है उसको असेस करके उसको रूल आउट करना पड़ता है।
क्योंकि आप देखें इसका सिम्टम क्या है, मसलन उसका सफोकेशन हो रही है, उसको पैल्पिटेशन हो रही है, उसका दिल घबरा रहा है, तो हमें इस पेशेंट का ईसीजी करवाना पड़ेगा। ईसीजी में देखना पड़ेगा कि उसके हार्ट की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसमें हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से उसको एंग्जाइटी हो रही है। और एक पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, चूँकि फर्स्ट कज़न मैरिजेस यहाँ कॉमन है, कुछ एरिया और क्लैन की मैरिजेस कॉमन है, इसलिए हमने देखा कि थायराइड की प्रॉब्लम यहाँ बहुत है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपके गर्दन के पास यहाँ होता है, जिसकी फंक्शन हाइपर हो जाए या हाइपो हो जाए तो दोनों में एंग्जाइटी आ सकती है। उसका इलाज करने के लिए फिर ज़रूरी होगा, एंग्जाइटी को नहीं हम टेकअप कर सकेंगे अलहदा से, उसके लिए ज़रूरी होगा कि पहले हम उस थायराइड का इलाज करें। या शुगर की बीमारी पाकिस्तान में काफ़ी कॉमन है, ब्लड प्रेशर काफ़ी कॉमन है। अगर इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक नहीं हुआ या वो एंटी हाइपरटेंसिव पे नहीं है या उसको डायबिटीज़ का पता ही नहीं कि उसे है, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब हम इन मरीज़ों का एंग्जाइटी के लिए डायग्नोसिस करने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी फिज़िकल इलनेसेस निकल आती हैं और वो इलनेसेस भी साथ ट्रीट हो जाती हैं। और एंग्जाइटी के लिए फिर भी हमें साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है जो पेशेंट को आदत हो जाती है, मतलब उसका अनकॉन्शियसली उसका माइंड इस तरह बिहेव करता है कि अच्छा मैं फ़लाँ जगह से गुजरा था तो मेरा दिल घबरा गया था। उसको ये फील करके, एंटिसिपेट करके उस इशू को बाज़ दफ़ा वो एंग्शियस हो जाता है। ये एक उसकी एंग्शियस पर्सनैलिटी बन जाती है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।